मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। उत्तराखंड, हिमाचल और बंगाल व केरल में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में 18 की मौत, राजस्थान में बाढ़। ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण, भारत का है कड़ा विरोध। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, अदालत ने 2 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, विशेष मकोका अदालत में सुनवाई। आम चुनाव से पहले जमाते इस्लामी का शक्ति प्रदर्शन, देश भर से रैली में जुटे लाखों समर्थक। भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से होगा लागू, बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पंद्रह अगस्त तक देश में 2 करोड़ लखपति दीदियां होंगी, बोले कृषि मंत्री। कोच्चि के बाद अब पटना में होगी वाटर मेट्रो, गंगा नदी पर जल्द शुरू होगी सर्विस। कोई ताकत भारत को निर्देश नहीं दे सकती है, उपराष्ट्रपति ने अफसरों को निडर बनने का दिया मंत्र। बिटकॉइन के बाद ये क्रिप्टो बनी रॉकेट, महीने भर में 70% बढ़ा भाव, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें लगाया है मोटा पैसा। पहाड़ी राज्य में निवेश लाना मुश्किल चुनौती, धामी सरकार ने करके दिखाया, गृह मंत्री अमित शाह। मोटी फाइल लेकर पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, जेवर एयरपोर्ट के अलावा इस मुद्दे पर भी हुई बात। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा, 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। आंध्र प्रदेश में YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी गिरफ्तार, 3200 करोड़ के शराब घोटाले में कार्रवाई। एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, जाने कब और कहां देख सकेंगे मुकाबला। शाहरुख के चोटिल होने की अफवाहों के बीच सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट की स्वस्थ होने की दुआ। चलिए विस्तार से जानते हैं। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े हादसों में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेदर अलर्ट, उत्तराखंड, हिमाचल और बंगाल व केरल में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में 18 की मौत, राजस्थान में बाढ़। मॉनसून महम इन इंडिया, देश के कई हिस्सों में मॉनसून का कहर जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। सभी प्रभावित राज्यों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। मॉनसून महम, 18 killed in UP, rain havoc in Rajasthan, alert in Uttarakhand, Bengal, हिमाचल प्रदेश। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े हादसों में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में क्या है मौसम विभाग का अनुमान? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में गरज के साथ बूंदाबांदी या बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं शनिवार सुबह का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है, जबकि शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 83% दर्ज की गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 56 था। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जानलेवा हादसे। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण हुई घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें 17 और 18 जुलाई के बीच हुई हैं, जिनमें से 8 लोग डूबने से मरे हैं। वहीं 2 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। वहीं जिलेवार बात करें तो चित्रकूट में 2, मुरादाबाद में 3, गाजीपुर में 1 व्यक्ति की पानी से डूबने के कारण मौत हुई है, जबकि बांदा जिले में 3, महोबा में 2 और ललितपुर में 1 व्यक्ति की जान बारिश से जुड़ी घटनाओं में गई। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के कई जिलों में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के कारण अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली जैसे सबसे ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। टोंक जिले के गोलरा गांव में 17 लोग बानस नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अजमेर की अन्ना सागर झील ओवरफ्लो हो गई। लोग रेत से भरे बोरे रखकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बारिश बूंदी जिले के नैनवा में 234 मिलीमीटर, नागौर के मेड़ता शहर में 230 मिलीमीटर और अजमेर के मंगलियावास में 190 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर डिवीजन में आज भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर, कोटा और बीकानेर में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। 27 से 28 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश लौट सकती है। भारत और बांग्लादेश के विरोध के बावजूद चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। उसका दावा है कि इससे हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि इस बांध से तिब्बत में बिजली की जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना पर कुल 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि 167 अरब डॉलर करीब 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन की इस परियोजना का भारत और बांग्लादेश विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद चीन ने इस परियोजना को जोर शोर से शुरू करने का फैसला किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की शुरुआत का ऐलान खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने किया है। शनिवार को चाइना याजियांग ग्रुप नाम की एक नई कंपनी का भी आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। शिन्हुआ ने बताया कि ये कंपनी तिब्बत के दक्षिण पूर्व में स्थित निंगची शहर में स्थित 5 जलप्रपात बांधों वाली इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी। 2020 में चीन ने प्रमुख नीतिगत दस्तावेज को स्वीकृति दी। बता दें कि चीन 1.5 बिलियन डॉलर लागत जेम हाइड्रो पावर स्टेशन की शुरुआत 2015 में ही कर चुका है। यह तिब्बत की सबसे बड़ी परियोजना है। ब्रह्मपुत्र पर डैम की ये परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 का हिस्सा है। 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) ने जिस प्रमुख नीतिगत दस्तावेज को स्वीकृति दी थी, यह उसी का हिस्सा है। चीन इस परियोजना को देश के आर्थिक सामाजिक विकास और 2035 तक अमल में लाए जाने वाले दीर्घकालिक उद्देश्यों का अंग बताता है। भारत चीन के बीच तनाव का कारण बनेगा ब्रह्मपुत्र पर बांध। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। परियोजना के लिए इसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू हुआ है। इसे हिमालय के करीब एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। इस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। यह बांध चीन और भारत के बीच तनाव का कारण बन सकता है। चीन का दावा है कि निचले इलाकों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन के पर्यावरणविद लंबे समय से ब्रह्मपुत्र घाटी में बांध के निर्माण के लिए अपरिवर्तनीय प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, जहां नदी 50 किलोमीटर यानी 31 मील के क्षेत्र में 2000 मीटर 6560 फीट की ऊंचाई तक गिरती है। ये क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्रकृति अभयारण्य और देश के प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक है। ड्रैगन भारी बारिश में पानी छोड़ने की कुटिल चाल भी चल सकता है। इस परियोजना से भारत में चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकेगा। जल प्रवाह पर अधिकार मिलने पर पड़ोसी देश के साथ टकराव की स्थिति में चीन समवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए भारी मात्रा में पानी छोड़ने की कुटिल चाल भी चल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह जरूरत पड़ने पर तिब्बत के बांध में जमा पानी को भी बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ सकता है।
इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र की एक विशेष मकोका अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीश महेश जाधव ने मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया था कि मकोका को सही ठहराने के लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों आरोपियों ने याचिका में क्या दावा किया? मामले में आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका बिना सोचे समझे लागू किया गया था। उनकी याचिका में कहा गया था कि मकोका को सही ठहराने के लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं दूसरे आरोपी आकाशदीप सिंह ने दावा किया था कि चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं दी गई है। अपनी याचिका में आकाशदीप सिंह ने कहा था कि उन पर वांछित आरोपियों द्वारा संचालित एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उनके द्वारा अंजाम दिए गए किसी मामले का जिक्र नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष ने ये दलील दी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ साथ सिद्दीकी परिवार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रदीप घरात और त्रिवण कुमार करनानी ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में दी गई सामग्री आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्दीकी उम्र 66 साल की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और 2 अन्य फरार आरोपी भी हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पार्टी ने शनिवार को ढाका के सुहरवर्दी उद्यान में अपना पहला अकेला रैली आयोजित किया। इस रैली में देश भर से लाखों समर्थक पहुंचे। ये रैली पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पद छोड़ने के बाद बदले राजनीतिक माहौल में पहली बड़ी पार्टी रैली थी। रैली की अध्यक्षता पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने की। उन्होंने कहा कि पिछले साल की राजनीतिक लड़ाई में जमाते इस्लामी की अहम भूमिका रही, जिनका मकसद फांसीवाद को खत्म करना था। रहमान ने अपने समर्थकों को चेतावनी दी कि देश में भविष्य में भी सही रास्ते पर बने रहने के लिए संघर्ष जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे उस संघर्ष में शहीद होने की हिम्मत दे जो एक न्यायपूर्ण देश बनाने के लिए है। देश में न्याय होना जरूरी है। रहमान ने 2006 के अक्टूबर से शुरू हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि उन सभी के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ देश में न्याय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे मुकदमे नहीं होंगे तब तक बांग्लादेश पुराने सिस्टम के तहत आगे नहीं बढ़ सकता। बताया गया कि शेख हसीना की सरकार ने अपनी सत्ता खोने से कुछ दिन पहले इस पार्टी पर अपना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ की अस्थायी सरकार ने यह प्रतिबंध हटा लिया। जबरन वसूली के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान। इसी दौरान शफीकुर रहमान ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम वसूली और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इसे सहेंगे। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो कोई भी सांसद या मंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी का एक बड़ा एजेंडा राष्ट्रीय चुनावों में अनुपातात्मक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट प्रणाली पूरा करना होगा। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात में ये चुनाव प्रणाली सबसे उपयुक्त है। 5 लाख से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस पहली अकेली रैली की तैयारियां लगभग 1 महीने तक चली और इसमें लगभग 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इससे पहले जमाते इस्लामी बीएनपी के साथ संयुक्त रैलियों में हिस्सा लेती थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये पहली बार है जब जमात ने 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इतनी बड़ी रैली आयोजित की है। इससे पहले 1970 में चुनाव से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पालतन मैदान में उनकी एक बड़ी रैली आधे रास्ते में विरोधियों द्वारा रोक दी गई थी। राजनीतिक लेखक शमशुद्दीन अहमद पाल ने कहा कि तब से लेकर 1971 की आजादी के बाद जमानत अपनी कोई बड़ी रैली राजधानी में आयोजित नहीं कर पाया है।
केवल छोटे छोटे अनियोजित प्रदर्शन करती रही है। यह रैली जमात इस्लामी के राजनीतिक फिर से सक्रिय होने का संकेत मानी जा रही है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारत को समूह से 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई, जबकि स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे और पॉलिश किए गए हीरो जैसे कई उत्पादों को कम या शून्य शुल्क पर अनुमति दी गई है। गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत EFTA TEPA 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। समूह ने $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। समझौते के कार्यान्वयन के बाद 10 वर्षों के भीतर $50 बिलियन तथा अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन, जिससे भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह भारत द्वारा अब तक हस्ताक्षरित किसी भी व्यापार समझौते में सहमत अपनी पहली प्रतिज्ञा है। यह प्रतिबद्धता इस समझौते का मुख्य तत्व है, जिसे पूरा होने में लगभग 16 वर्ष लगे, जिसके बदले में भारत ने EFTA देशों से आने वाले कई उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए। इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड है। शेष 3 देशों के साथ भारत का व्यापार कम है। इस समझौते ने भारत अपनी टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों का 82.7% हिस्सा देने की पेशकश कर रहा है, जो EFTA निर्यात का 95.3% है, जिसमें से 80% से अधिक आयात सोना है। घरेलू ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले स्विस उत्पाद जैसे घड़ियां, चॉकलेट, बिस्कुट और घड़ियां कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। सेवा क्षेत्र में वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारत ने EFTA को 105 उप क्षेत्रों की पेशकश की है, जैसे लेखांकन, व्यावसायिक सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं, वितरण और स्वास्थ्य। दूसरी ओर देश ने स्विट्जरलैंड से 128 उप क्षेत्रों में, नॉर्वे से 114, लिechtenstein से 107 और आइसलैंड से 110 उप क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। जिन क्षेत्रों में भारतीय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, उनमें कानूनी, दृश्य भव्य, अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूटर, लेखांकन और लेखा परीक्षा शामिल है। इसके अलावा ये समझौता घरेलू निर्यातकों को यूरोपीय संघ EU के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करेगा। स्विट्जरलैंड के वैश्विक सेवा निर्यात का 40% से अधिक यूरोपीय संघ को होता है। भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को एक आधार के रूप में देख सकती हैं। 2025 से 24 के बीच भारत में EFTA द्विपक्षीय व्यापार $24.4 बिलियन था। अब तक 1.5 करोड़ दीदियां लखपति बन गई हैं। 15 अगस्त तक 2 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को जूनागढ़, गुजरात में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद करने के दौरान यह महत्वपूर्ण बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में अब सिर्फ लखपति दीदी ही नहीं, बल्कि 10 लाख से ज्यादा आय वाली मिलेनियर दीदियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 लाख से अधिक आय प्राप्त करने वाली 50 लखपति दीदियों की सफल प्रेरणादायी कहानियों के संकलन का प्रकाशन जारी किया। साथ ही संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2024 का विमोचन भी किया। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, लैंगिक भेदभाव को कम करने और सामाजिक बदलाव की दिशा में स्वयं सहायता समूहों की बहनें परिवर्तन की नई कहानियां लिख रही हैं। यह महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संकल्प है कि देश की महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में आर्थिक गतिविधियों में भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने लखपति दीदियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और कहा कि स्वयं सहायता समूहों की बहनों को लखपति बनाना सरकार का संकल्प है। प्रत्येक महिला स्वावलंबी, आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और कृषि मंत्रालय का आकलन है कि देश के उत्पादों को लोकल से वोकल बनाने में लखपति दीदियां ऐतिहासिक भूमिका निभा रही हैं। गांव में महिलाओं को यदि सही कौशल प्रशिक्षण, बैंक से उचित ऋण व आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा, आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। आपकी हर संभव मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आपके साथ खड़े हैं।
उद्योग जगत में महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए परियोजना पर काम चल रहा है और साथ ही परिश्रम से विकसित भारत का निर्माण होगा। पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में जल्द वाटर मेट्रो सेवाएं शुरू होने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि शहर गंगा पर अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली का केंद्र बन जाएगा। ये घोषणा राज्य के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास पर यहां एक परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार माल ढुलाई, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के लिए नदी प्रणालियों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना को मिलेगी मॉडल सिस्टम। उन्होंने कहा, वाटर मेट्रो प्रणाली नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगी और पटना के लिए स्वच्छ, कुशल और आधुनिक शहरी परिवहन समाधान प्रदान करेगी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था को नए निवेश के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को हरित विकास और संपर्क का जीवंत इंजन बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला राष्ट्रीय जलमार्ग इस पुनरुद्धार में केंद्र में है। मंत्री ने कहा कि सरकार माल ढुलाई, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के लिए नदी प्रणालियों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। 1390 किलोमीटर लंबा होगा रास्ता। सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन को भारत के टिकाऊ, बहुआयामी भविष्य का आधार बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पर एक सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नदियां अब देश के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। उन्होंने कहा, वाराणसी से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग एक अधिक बेहतर बिहार में पटना में 2 टर्मिनल का विकास होगा। साथ ही गंगा के किनारे एक पोत मरम्मत और विनिर्माण केंद्र की स्थापना भी होगी। 12 जिलों में होगा खास बल। उन्होंने कहा, विभिन्न जिलों में 16 सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जाएगा और कालू घाट को अत्याधुनिक जलमार्ग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिलों में अंतर्देशीय नौवहन और जल आधारित वाणिज्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। बैठक में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पश्चिम बंगाल के जलमार्ग और सिंचाई मंत्री मानस रंजन भैया और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IEWAI के अध्यक्ष विजय कुमार शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारे फैसले हमारे नेतृत्व द्वारा दिए जाते हैं। दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि अपने मामलों को कैसे संचालित करना है। उपराष्ट्रपति ने अपने निवास पर IDES 2024 बैच के ट्रेनी अफसरों को संबोधित करते हुए ये बात कही और बाहरी दबावों से प्रभावित न होने का आह्वान किया। उन्होंने क्रिकेट का रोचक उदाहरण देते हुए कहा कि हर विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। क्या हर बार बॉल खेलना जरूरी है? जो खिलाड़ी अच्छा स्कोर करता है वो खराब गेंदों को छोड़ देता है। वो लुभावनी होती हैं पर खेली नहीं जाती और जो खेलते हैं उनके लिए विकेट कीपर और गली में खड़े खिलाड़ी तैयार रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और भारत का संदेश। उपराष्ट्रपति ने वैश्विक युद्धों की तबाही का जिक्र करते हुए भारत की शांति और अहिंसा की नीति की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके कहा गया, हमने संतुलन से पाठ पढ़ाया और अच्छी तरह पढ़ाया। हमने बहावलपुर और मुरीदके को चुना और समाप्त किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसे क्यों रोका। हम अहिंसा, शांति, बुद्ध, महावीर और गांधी की धरती हैं, जो जीवों को भी कष्ट नहीं देना चाहते। वो इंसानों को कैसे कष्ट दे सकते हैं? हमारा उद्देश्य था मानवता और विवेक को जगाना। विकास कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है। विकास कार्यों में देरी पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कई जगहों पर अब अधिकारियों से विकास कार्य की अनुमति मांगी जाती है तो उसमें देरी होती है। उन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया जिससे लोगों को पहले से ही पता चल जाए कि किसी क्षेत्र में भवन की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है। तकनीक के युग में यह संभव है। इससे जनता को राहत मिलेगी, खर्च बचेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। कोचिंग का बाजारीकरण बंद होना चाहिए। कोचिंग सेंटरों के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा कि कोचिंग कौशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि सीमित सीटों के बाजारीकरण और व्यावसायिकता का जरिया। हमें गुरुकुल प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए। युवाओं को अपने संकीर्ण दायरों से बाहर निकलना होगा। अवसर और भी हैं और वे राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ाना नहीं बल्कि विकास को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विकसित भारत की बात करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों का विकास करना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने असाधारण प्रगति की है। घरों में शौचालय, गैस, इंटरनेट, सड़क, स्कूल और विश्व स्तरीय रेलगाड़ियां, ये सब हमारी ही पीढ़ी ने कभी नहीं सोचा था। आज भारत दुनिया का सबसे आकांक्षी राष्ट्र बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में आजकल जोरदार हलचल है। पहली बार क्रिप्टो का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन को पार कर चुका है। पहले बिटकॉइन में तूफानी तेज आई और अब इथेरियम खूब जलवे बिखेर रही है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो का भाव 5 दिन में ही 20% बढ़ गया है। वहीं एक महीने में यह 70% उछली है। 30 दिन से भी कम समय में इसका मार्केट कैप $150 अरब बढ़ चुका है। इथेरियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी बड़ा पैसा लगाया है। इथेरियम की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रंप को जबरदस्त फायदा हुआ है। आज इथेरियम $3,538.23 पर कारोबार कर रही है। वहीं बिटकॉइन $118.71 पर ट्रेड कर रही है। पिछले 24 घंटे में ही इथेरियम ने $5 मिलियन की खरीदारी हुई है। ये निवेश संस्थागत निवेशकों की ओर से आया है। इथेरियम में इस बड़ी उछाल की वजह से अमेरिका में पारित हुआ ऐतिहासिक कानून जीनियस एक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिनियम पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। इससे क्रिप्टो बाजार में निवेशकों का भरोसा और उत्साह दोनों बढ़ गया है। निवेशकों में क्रिप्टो वीक को लेकर खास उत्साह है। ट्रंप द्वारा जीनियस कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रिप्टो करेंसी को अब केवल एक विवादास्पद या जोखिम भरा निवेश नहीं माना जा रहा। जुलाई महीने में अब तक बिटकॉइन फंड्स ने $5 बिलियन यानी कि 46,750 करोड़ और ईथर ETF में $2.9 बिलियन 24,650 करोड़ का निवेश दर्ज किया है। ट्रंप की कंपनी खरीद रही है इथेरियम। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने इथेरियम में करीब $10 मिलियन यानी कि 85 करोड़ रुपए का ताजा निवेश किया है। नानसेन के अनुसार कंपनी ने बीते कुछ कीमतों पर 3007 इथेरियम खरीदे हैं। ये पहली बार नहीं है। मार्च में भी ट्रंप की कंपनी ने 4,468 इथेरियम की बड़ी खरीदारी की थी। ट्रंप के मीम कॉइन से कमाई का नया रिकॉर्ड। क्रिप्टो विश्लेषण कंपनी गॉनलेट के मुताबिक ट्रंप ने इस साल जनवरी से जून मध्य तक अपने डोनाल्ड ट्रंप मीम कॉइन से $150 मिलियन यानी कि 1275 करोड़ की कमाई की है। वहीं क्रिप्टो रिसर्च वेबसाइट मिसारी का कहना है कि इस हफ्ते होने वाले कॉइन अनलॉक से ट्रंप की संपत्ति में और $100 मिलियन 850 करोड़ का इजाफा हो सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 समारोह और प्रदर्शन सरकार की 1271 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह उत्तराखंड आने पर हर एक बार नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे देवी देवताओं, गंगा यमुना और यहाँ अध्यात्म की अलख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाह ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं क्योंकि एक और पर्वत की चोटियां न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाती हैं, बल्कि यहाँ बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और पावन बनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही यहाँ की नदियाँ आधे भारत को पेयजल और खेती का पानी मुहैया कराकर जीवन देने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बताया कि राज्य में 3,56,000 करोड़ के MOU आए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो उन्होंने धामी से कहा कि MOU लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस पर उतारना बड़ा काम है। शाह ने कहा कि आज उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी सच्चाई बन चुका है। उन्होंने कहा कि मैदानी और पहाड़ी राज्यों में निवेश लाना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सारी परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। इनके सहायक उद्योग से एंसिलरी इंडस्ट्री से 2.5 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है और सबसे बड़ी बात यह है कि टायर 2 और टायर 3 शहरों तक निवेश पहुंचा है।
निवेश में औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन और तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ पूरे उत्तराखंड के विकास का नया खाका खींचा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब उत्तराखंड के लोग अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब विपक्षी पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी ने 3 राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए। इन तीनों राज्यों ने अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने की शुरुआत की। उस पर सोने से सुहागा ये हुआ कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। अटल जी ने जो बनाया, मोदी सरकार ने उसे संवारने का काम किया। उत्तराखंड में अब डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। लंबे समय बाद दोनों नेताओं में आमने सामने की बातचीत हुई। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में चल रहे कुछ खास प्रोजेक्टों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने पीएम से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय मांगा है। ग्रेटर नोएडा में बन रहा ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात के एजेंडे के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है, न ही पीएमओ की तरफ से और न ही सीएमओ की तरफ से। योगी ने सोशल मीडिया पर इसे शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन के लिए मुलाकात बताया। ऐसे में दोनों नेताओं की भेंट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को आर्किड वाला गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीरों में सीएम योगी के हाथ में मोटी सी फाइल भी नजर आ रही है। इसलिए समझा जाता है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। राजनीति से लेकर सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई होगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। योगी ने भगवा गमछा पहनकर नड्डा का अभिवादन किया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को गुलदस्ता भी भेंट किया। सूत्र बताते हैं कि हाल में संगठन और सरकार ने मिलकर जो अभियान चलाया है, उस पर चर्चा हुई। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण में रिकॉर्ड बनाया है। इस मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों संग बैठक की। एक ही दिन में उन्होंने अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी में पेड़ लगाए। सबसे आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। शाह और योगी इससे पहले पिछले महीने वाराणसी में मिले थे। लखनऊ में एक कार्यक्रम में जब दोनों साथ थे, तब शाह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहा था। उनके ऐसा कहने पर खूब चर्चा हुई थी। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यूपी में अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष के नाम से तय नहीं हुआ है। लोकसभा में पार्टी के खराब प्रदर्शन के साथ ही संगठन से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी लगाई जा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप का ये बयान शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ हुए डिनर के दौरान आया है। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। ट्रंप के ताजा बयान के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? मई के महीने में आखिर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से विमानों को नुकसान पहुंचने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के दावे भी करते रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की धमकी दी थी। उसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए थे। दरअसल मई महीने की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। अमेरिका ने इस बातचीत को संघर्ष विराम के रूप में पेश किया और ट्रंप ने ही संघर्ष विराम की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की थी।
इस महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। बदलते दौर से गुजर रही भारतीय टीम का इंग्लैंड के विरुद्ध उनके घर में प्रदर्शन ठीक ठाक जारी है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लीड्स में हुए पहले मुकाबले और लॉर्ड्स टेस्ट में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिली। इन तीनों मैचों में एक सामान्य बात देखने को मिली जो शुभमन गिल के कप्तानी वाली टीम के लिए सरदर्द बन गई है। इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए यह बात काफी खटकने वाली रही कि उन्होंने बार बार खेल के ब्रेक से ठीक पहले या ठीक बाद में विकेट गंवाए। इसका ताजा उदाहरण लॉर्ड्स टेस्ट में देखा गया। तीसरे दिन पहली पारी में लंच से 3 गेंद पहले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रन आउट हो गए। लंच के बाद महज 2 ओवर में केएल राहुल ने ड्राइव करते हुए स्लिप में कैच थमा दिया। उसी दिन टी ब्रेक के 3.3 ओवर बाद नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए और अंतिम ड्रिंक्स ब्रेक के 3.2 ओवर बाद रविंद्र जडेजा को भी विकेट के पीछे जेमी स्मिथ ने लपक लिया। जडेजा का विकेट गिरने के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई और अंतिम 4 विकेट केवल 11 रन पर ही गिर गए। मैच के चौथे दिन की दोपहर में अंतिम घंटे में भारत ने दूसरी पारी में 31 गेंदों में 3 विकेट गंवाए और स्कोर 41 से गिरकर 58-4 हो गया। इसी तरह अगली सुबह पहले घंटे में ही 23 गेंदों में 3 और विकेट गिराए गए। फिर लंच से ठीक पहले 4 गेंद पहले रेड्डी आउट हो गए, जब वह जडेजा के साथ एक साझेदारी बनाते दिख रहे थे। हेडिंग्ले में भी यही है पैटर्न। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में हेडिंग्ले में भी यही पैटर्न देखने को मिला। पहले दिन के पहले सत्र में लंच से ठीक पहले केएल राहुल और पदार्पण कर रहे साई सुदर्शन 5 गेंदों के अंतर में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल टी ब्रेक के बाद दूसरे ओवर में आउट हुए। दूसरे दिन भारत 447 से लड़खड़ाकर 471 रन पर ऑल आउट हो गया, यानी लंच से ठीक पहले और कुछ बाद में 6 विकेट गिरे। तीसरे दिन की शाम खेल खत्म होते ही 3 ओवर पहले साई सुदर्शन आउट हुए और अगले सुबह के पहले फुल ओवर में शुभमन गिल को ब्रैडन कॉर्स ने बोल्ड कर दिया। हालांकि इनमें से कई विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों की योजनाओं की सफलता का नतीजा था। कई मौकों पर यह भी लगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने या तो फोकस खोया या फिर ब्रेक के आसपास लापरवाही से शॉट खेला। यह एक पहेली बन चुकी है जिसे कोच गौतम गंभीर को सुलझाना होगा। अब यह ट्रॉफी मैनचेस्टर की ओर बढ़ रही है, जहां 23 जुलाई से चौथा टेस्ट शुरू होगा। विकेट गंवाना भारत के लिए है बड़ी चुनौती। कोच ने मानी गलती। गुरुवार को बैंकहैम कैंट के सेकेंड होम ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन के बाद सहायक कोच रियान टेड डोशेट ने माना कि ब्रेक के आसपास विकेट गंवाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। हमें यह सोचना होगा कि क्या क्या केवल संयोग है कि यह कोई पैटर्न है। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हम ध्यान खो रहे हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ब्रेक के बाद, या हम परिस्थितियों में बहुत ज्यादा आरामदायक हो जाते हैं? यह खिलाड़ियों से निकलना बहुत ही कठिन है, लेकिन इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में पंत का रन आउट चर्चा बना। राहुल ने माना कि वे लंच से पहले शतक पूरा करना चाहते थे। वे 97 रन पर थे और इसी जल्दबाजी में रन आउट हो गए। राहुल ने इसे मैच का टर्निंग पॉइंट कहा, जबकि शुभमन गिल ने हार के बाद इसे सब एक गलत फैसला बताया। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से मैदान में एक दूसरे का सामना करती नजर आएंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के मुकाबले में इन दोनों टीमों का सामना होगा। युवराज सिंह की अगुवाई वाली टीम का इस टूर्नामेंट में यह पहला मुकाबला होगा और वह विजयी शुरुआत करने के लिए तत्पर होगी। भारतीय टीम में शिखर धवन, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और अंबाटी रायडू जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। तेज गेंदबाजों में भारतीय विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, सिद्धार्थ कौल और वरुण ओरोन पर निर्भर रहेगा। स्पिनरों में हरभजन सिंह और पीयूष चावला जैसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे। वहीं यूसुफ पठान ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में इयोन मॉर्गन की अगुवाई वाली इंग्लैंड को 5 रन से हराकर जीत की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हफीज ने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए थे। भारतीय चैंपियन युवराज सिंह, शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, रॉबिन उथप्पा, अंबाटी रायुडू, पीयूष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण ओरोन, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, सिद्धार्थ कौल, गुरकीरत मान। पाकिस्तान चैंपियंस मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, शहजील खान, वयाब रियाज, आसिफ अली, शहीद बारिफी, कामरान अंकल, आमिर यामीन, सोहेल खान, सोहेल तनवीर। हम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड मैच के लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का मैच कब खेला जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियन लीजेंड का मैच रविवार यानी 20 जुलाई को खेला जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का मैच कहां खेला जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड ऑफ लीजेंड्स का मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का मैच कब शुरू होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का मैच भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से शुरू होगा और इससे आधे घंटे पहले 5:30 बजे होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। फिल्म किंग के सेट पर अभिनेता शाहरुख खान के चोट लगने की खबरें वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अभिनेता शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए और उपचार के लिए अमेरिका गए हैं। इस तरह के दावों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने शाहरुख की सेहत के प्रति चिंता जताते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ की है। सीएम ममता बनर्जी हुई चिंतित। ममता बनर्जी ने आज शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ लिखा है, शूटिंग के दौरान मेरे भाई शाहरुख खान को मस्कुलर इंजरी होने के बाद मुझे चिंतित कर रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। फैंस कह रहे किंग खान के लिए दुआ। शाहरुख खान के चोटिल होने की अफवाहों के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक्टर अमेरिका में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वे वहां पर गए हैं, मगर आधिकारिक रूप से टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएम ममता बनर्जी की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर किंग खान के फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अमर उजाला की पड़ताल में ये निकला सच। इसी बीच अमर उजाला ने फिल्म किंग से जुड़े एक सूत्र से जानकारी हासिल की, जिसने इन दावों को गलत बताया। सूत्र ने अन्य किसी को कोई चोट नहीं लगी ये दावा किया। यह सब झूठ है, किसी को नहीं, लोग बिना कंफर्म किए ऐसी चीजें फैला रही हैं। उन्होंने आगे बताया, उस स्टूडियो में शूटिंग खत्म किए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। फिल्म की शूटिंग बढ़िया तरीके से हुई थी, कहीं किसी को कोई परेशानी हुई न चोट आई। हमने वहां 29 मई से 12 जून तक शूट किया और इसके बाद टीम महबूब स्टूडियो शिफ्ट हुई, जहां 24 जून को शूटिंग का आखिरी दिन था। किंग के सेट पर तो कुछ हुआ नहीं। जब सूत्र से पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं शाहरुख खान को किसी और फिल्म के सेट पर चोट लगी हो, तो उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख को वाकई चोट लगी होती तो वो फिल्म किंग के सेट पर तो नहीं जाते, खासकर गोल्डन टोबैगो स्टूडियो में तो बिल्कुल भी नहीं। इस फिल्म के सेट पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, रोको टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड और मिलेनियम के लिए USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।